हेलो फ्रेंड्स, आज हमें प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके, तो ये हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है इफ़ एन ऑफ ए इक्वल्स टू 15, मतलब ए जो सेट है उसके एलिमेंट क्या है, उसके एलिमेंट कितने हैं? 15। उसके बाद क्या गिवन है? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 7, देन वी हैव टू फाइंड एन ऑफ बी इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें ए सेट में कितने एलिमेंट्स है वो गिवन है, उस बी सेट के हमें निकालने हैं, और ए और बी के मिला के कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं वो भी गिवन है, जो है 29, और उन दोनों के बीच जो कॉमन एलिमेंट है वो भी गिवन है, जो है 7। ओके, सबसे पहले तो इसकी हम वेन डायग्राम निकाल लेते हैं। तो इसकी वेन डायग्राम किस टाइप की आ जाएगी? अभी इसको कैसे निकालेंगे? तो इससे पहले ना हमने एक फार्मूला देखा था, उसमें मैंने बताते समय थोड़ी गलती कर दी थी, मैंने वहाँ पे निगेटिव साइन नहीं लिखा था। तो अब सही वाला फार्मूला अभी देख लो। अभी हमने क्या पढ़ा था? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने यहाँ पे प्लस साइन बोला था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है, ठीक है। हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड में, तो वो प्लस का माइनस आ जाएगा। तो मैंने वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, आप लोग करेक्ट कर लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ये फार्मूला आपको बहुत काम में आने वाला है, इसको थोड़ा याद कर लो। ओके, अभी आप देख सकते हो हमें पूरे के पूरे वैल्यू गिवन है, सिर्फ एन ऑफ बी निकालना है, और बाकी सभी जो है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ ए, ये सब हमें गिवन है। तो हम वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो हम वैसा ही करेंगे। तो हमें सबकी वैल्यू पता है, तो हम सबसे पहले तो वैल्यू लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या था? 29। उसके बाद एन ऑफ ए क्या था? 15। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 7। और एन ऑफ बी तो निकालना है। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद थोड़ी शिफ्ट करके, मतलब थोड़ी अरेंजमेंट करके हम ऐसे इसको लिखेंगे। एन ऑफ बी इक्वल्स टू, मतलब 29 तो वहीं पे है, सिर्फ 15 और 7 को मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो +15 अगर शिफ्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा -15, और -7 अगर शिफ्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा +7, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा एन ऑफ बी इक्वल्स टू 21। ओके, नाउ ये जो 21 है, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 21, यही हमारा आंसर है, हमें सिर्फ यही निकालना था। ओके, आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हो, आपको एक्चुअली वर्ड में लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे आखिर में आंसर वर्ड में ही लिखना होता है। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लेना। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। ओके, मतलब हमें पूरे हॉस्टल में कितने स्टूडेंट है वो तो सबसे पहले बता दिए। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे हॉस्टल में? हमारे हॉस्टल में है 125 स्टूडेंट्स। ओके, उसमें से भी 80 स्टूडेंट्स जो है वो चाय पीते हैं। ओके, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी। उसके बाद क्या है? 60 ड्रिंक कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ। मतलब हमारे हॉस्टल में कितने स्टूडेंट थे? हमारे हॉस्टल में थे 125 स्टूडेंट। ओके, उसमें से जो 80 स्टूडेंट है वो सिर्फ चाय पीते हैं, और 60 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट के नंबर फाइंड करने हैं जो चाय और कॉफ़ी इन दोनों में से कुछ भी नहीं लेता। ओके, इसको हम थोड़ा वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हमारे जो स्टूडेंट थी वो स्टेट में जितने स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यू क्या रिप्रेजेंट करता है?
यू रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट इन द हॉस्टल। उसके बाद ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, एंड बी रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, ये हमें गिवन था, हमने इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया। अभी हम इसको एग्जाम्पल में लिखते हैं एज ए गिवन। ओके, तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले हमारे टोटल स्टूडेंट हैं उनका यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो यू जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द हॉस्टल। ओके, तो यहाँ पे हमें तो ऑलरेडी नंबर्स गिवन है, मतलब कितने स्टूडेंट है ये तो पता है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ यू इक्वल्स टू 125। हमने डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि हमें डायरेक्टली गिवन है। ओके, एन ऑफ यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125। इसके बाद हमें ए सेट भी गिवन है, मतलब ए सेट हमने कंसिडर कर लिया ना कि ए सेट में कैसे स्टूडेंट है जो सिर्फ चाय पीते हैं। ओके, तो उसका एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए हमें क्या गिवन है 80। उसके बाद बी जो सेट है उसके जो स्टूडेंट है वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 60। दोनों पीते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हम उसका एक सेट ले लेंगे और इस सेट के जो स्टूडेंट है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाला है। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा 20। ये सब मैंने बातें गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने अलग अलग कलर यूज़ किया है लिखते समय। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी लिखा है वो सब गिवन है। ओके, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा। अभी हमें जो निकालना है वो हम निकालेंगे, मतलब देखेंगे हमें क्या मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ऐसे स्टूडेंट को फाइंड करना है जो चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीता। तो ऐसे स्टूडेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो टोटल स्टूडेंट है मतलब हॉस्टल की जितनी स्ट्रेंथ है हमारी उसमें से वो स्टूडेंट्स निकाल देंगे जो चाय कॉफ़ी या फिर दोनों पीते होंगे। ओके, इसके लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है एन ऑफ ए बी वाले जो स्टूडेंट है वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और ए इंटरसेक्शन बी वाले जो स्टूडेंट है वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, अभी हमें जो वैल्यू गिवन है वो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें दोनों मतलब पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ ना कुछ पीने की मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें चाहिए था ऐसे स्टूडेंट जो चाय नहीं पीते। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट अलग कर दिए जो चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ना उसमें से ये एन ऑफ ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वाली स्टेप क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea or coffee, who do not drink टी और कॉफ़ी विच इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैसे लिखा ये समझ में आ गया, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझ लो। ठीक है, हमें सबसे पहले तो स्टूडेंट गिवन थे। ओके, उसके बाद किसको क्या अच्छा लगता था वो भी गिवन था, किसको चाय अच्छी लगती थी, किसको कॉफ़ी अच्छी लगती थी वो भी गिवन है। लेकिन हमें निकालना क्या है, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो चाय या फिर कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते। ओके, इसलिए सबसे पहले हमने गिवन लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने ए यूनियन बी को फाइंड किया, एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड किया। क्यों, क्योंकि हमें जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से ऐसे स्टूडेंट बाहर निकालने थे जिनको या फिर चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी चाहिए या फिर दोनों चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने पहले तो ए यूनियन बी निकाला। अब वो जो ए यूनियन बी था उसको हम हमारे टोटल स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी वो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको
मतलब जो चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें एक गिवन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें से 50 स्टूडेंट पास हुए हैं। उसके बाद क्या गिवन है, 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। मतलब इंग्लिश में 50 स्टूडेंट पास हो गए और मैथमेटिक्स में 60। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने, इन्होंने बोला है कि 50 स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हो गए। ओके, जो 60 थे वो मैथ्स में पास हो गए, और जो 40 स्टूडेंट है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। मतलब ये जो 40 स्टूडेंट है उसमें से कुछ इंग्लिश मतलब उनमें से कुछ स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होने वाले में भी आ जाएंगे और कुछ मैथ्स में भी आ जाएंगे। मतलब क्या कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, सब पास है। ओके, कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है, जैसे कोई सिर्फ मैथ में पास है, कोई सिर्फ इंग्लिश में पास है, या फिर कोई दोनों सब्जेक्ट्स में पास है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट के नंबर को फाइंड करना है, मतलब जो दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में पास हुआ। हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो दोनों इसमें पास हुआ है या नहीं, हमें सिर्फ ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में भी तो भी पास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम सब जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको तो सबसे पहले वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसे रफ डायग्राम साइड में बना सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताई है। तो यू जो होगा हमारा यूनिवर्सल से। ओके, मतलब उसमें टोटल स्टूडेंट आने वाले हैं, लेकिन हमें टोटल स्टूडेंट तो गिवन नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा। उसके बाद ई जो सेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में पास हुए, कितने हैं 50। ओके, एम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ऐसे स्टूडेंट को जो मैथ्स में पास हुए, सिर्फ मैथ्स में, जो है 60। उसके बाद जो कॉमन पोर्शन है उसमें मैंने 40 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम हमारा गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, मैंने बोला ई जो सेट है वो ऐसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए। तो इसका मतलब एन ऑफ ई मतलब क्या हो जाएगा 50। उसके बाद क्या गिवन है, कॉमन पोर्शन है हमारा, वो जो है ऐसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। ओके, इसका मतलब एन ऑफ ए इन इंटरसेक्शन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40। मतलब ये जो 40 स्टूडेंट है वो कॉमन है। ओके, दोनों सब्जेक्ट के लिए एक कॉमन स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे। ओके, मतलब हमारा फार्मूला यूज़ करके हम टोटल ए यूनियन सॉरी ई यूनियन एम फाइंड कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है एन ऑफ ई यूनियन एम इक्वल्स टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन। यहाँ पे आप सेट के हिसाब से फार्मूला को चेंज कर सकते हो। ओके, इससे पहले हमने ए और बी को ही देखा था, यहाँ पे मैंने ई और एम लिख दिया। आप सेट के नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन फार्मूला जो है वो इसी टाइप का आएगा। ठीक है, यूनियन मतलब क्या, दो सिंगल सेट के एडिशन और उसमें से जो कॉमन पोर्शन है वो अगर निकाल देंगे तो हमें पूरे का पूरा यूनियन मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमें पूरे वैल्यू यहाँ पे मतलब पता है, एन ऑफ ई भी पता है, एन ऑफ एम भी पता है और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम भी पता है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा एन ऑफ ई यूनियन एम इक्वल्स टू 70। मतलब 70 स्टूडेंट जो है वो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं या फिर मैथ्स में पास हुए हैं। ओके, हमें यही फाइंड करना है। थोड़ा समझ लो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमें क्या दिया था, 50 ऐसे स्टूडेंट थे जो इंग्लिश में पास हुए थे। ओके, 60 स्टूडेंट जो थे वो मैथ्स में पास हुए थे और 40 जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए थे। मतलब क्या कि कोई भी फेल नहीं हुआ था। ओके, और हमें निकालना क्या था,
हमें ऐसे वाले स्टूडेंट चाहिए थे जो कोई भी एक सब्जेक्ट में पास हुए हो। सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा, या तो इंग्लिश में हो या फिर मैथ्स में हो, कोई भी चलेगा, लेकिन सिर्फ पास हुए हैं। ठीक है, ऐसे वाले स्टूडेंट चाहिए थे। तो हमने गिवन लिखा, उसके बाद हमें जो फार्मूला पता था वो लिखा, और उसमें से हमें पता चल गया कि ऐसे 70 स्टूडेंट थे जो या तो इंग्लिश में पास हुए या फिर मैथ्स में। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है। अभी ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा वाला एग्जाम्पल, दिखने में भी बड़ा है और सॉल्व करने में भी इससे पहले वाले से तो बड़ा है, लेकिन थोड़ा इजी है, मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल का आधा पोर्शन तो हमने इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल देखे ना उसमें जैसे किया था सिर्फ वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ओके, तो हमें क्या गिवन है, मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है। A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9। मतलब क्या, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से जो क्लास 9 के स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे 220। ओके, तो 220 स्टूडेंट्स जो थे उनके हॉबीज़ के बारे में उस सर्वे में बताया गया था। उस सर्वे के हिसाब से जो 130 स्टूडेंट्स थे उनको उनकी जो हॉबी थी वो थी रॉक क्लाइंबिंग। ओके, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। मतलब हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 220। ओके, उसमें से भी 130 स्टूडेंट्स को क्या अच्छा लगता था, उनकी हॉबी क्या थी रॉक क्लाइंबिंग, और जो 180 स्टूडेंट्स थे उनकी हॉबी थी स्काई वॉचिंग। उनमें से भी 110 स्टूडेंट्स जो थे उनको दोनों पसंद था, मतलब उन्हें रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद था और स्काई वॉचिंग भी पसंद था। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस 2 हॉबीज़। मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर फाइंड करना है जिन्हें कोई भी हॉबी पसंद नहीं है। है हॉस्टल वाला, जिसमें चाय और कॉफ़ी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। ओके, उसके बाद हमें क्या उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। मतलब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ऐसे स्टूडेंट को निकालना होगा जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है दोनों में से। ओके, और उसके बाद हमें निकालना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है, मतलब दूसरा कोई पसंद नहीं है, दूसरा जो स्काई वॉचिंग है वो पसंद नहीं है, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है। और उसके बाद हमें फाइंड करना है ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ स्काई वॉचिंग ही पसंद है। ओके, सबसे पहले तो हम एक ऐसी वेन डायग्राम निकाल लेते हैं अपने हिसाब से रफ में। यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, हमारे पास 9th क्लास की पूरी स्ट्रेंथ गिवन है, मतलब 220 स्टूडेंट्स है उस क्लास में, ऐसा बताया है, इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट में क्या लिखा 220। उसके बाद जाएगा 130, ये गिवन है। उसके बाद एस जो है ऐसे स्टूडेंट का सेट होगा जिन्हें स्काई वॉचिंग पसंद है, तो एम ऑफ एस इक्वल्स टू हो जाएगा 180। उसके बाद हमें टोटल स्टूडेंट भी गिवन थे, ठीक है, यूनिवर्सल, तो उनको हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। ये जो यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे लिखा है ना 3rd नंबर पे, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, गिवन है। ओके, उसके बाद और क्या गिवन है, आर इंटरसेक्शन एस, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें दोनों हॉबीज़ है, मतलब रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग भी, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा 110। ओके, 110।
10। उसके बाद हमें निकालना है इसके बाद हमें निकालना है ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम अपना फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला क्या है, एन ऑफ ओके। हमने ऐसे ये जो 200 है ये कौन से वाले स्टूडेंट है, ये ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्हें कोई ना कोई हॉबी है, मतलब उन्हें या तो रॉक क्लाइंबिंग पसंद है या फिर स्काई वॉचिंग पसंद है या फिर दोनों। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये 200 स्टूडेंट्स निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा थ्योरेटिकल लिख देती हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग बोथ द हॉबीज़। ओके, मैंने इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कुछ भी हॉबी नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ आर इंटर यूनियन एस, और उसकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20। ये 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। ओके, टोटल स्ट्रेंथ क्या थी, 220। उसमें से 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है। उसके बाद आप अपनी थोड़ी टेक्स्ट बुक देख लेना, वहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें सेकेंडली निकालना है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है, बाकी कुछ पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो यूनिवर्सल सेट था ना हमारा, चलो पहले लिख लेते हैं, एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है। मतलब हम क्या करेंगे, हम हमारा आर वाला सेट पूरा लेंगे। ओके, हमारे जो आर वाला सेट है वो पूरा लेंगे और उसमें से जो कॉमन पोर्शन है वो निकाल देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, तो हमें मिलेंगे 20 स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद हमें निकालना है ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग ही पसंद है। ओके, तो स्काई वॉचिंग के लिए भी वैसे ही करेंगे। स्काई वॉचिंग वाला सेट कौन सा है, एस। तो हम एस सेट लेंगे, पूरा एस सेट, और उसमें से कॉमन पोर्शन निकाल देंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एस, और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 70। ट्वेल्व 20 स्टूडेंट्स है उनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही पसंद है। ओके, 20 स्टूडेंट्स फॉलोज ओनली रॉक क्लाइंबिंग, और जो 70 स्टूडेंट्स है उनको सिर्फ स्काई वॉचिंग ही पसंद है। 70 स्टूडेंट्स फॉलो ओनली स्काई वॉचिंग हॉबी। ओके, ये है हमारा सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अभी सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन है जो हमें देखना है। ये देखो, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया है, एक वेन डायग्राम दी है। हमारा यू जो है यूनिवर्सल सेट है, ए एक सेट है और बी एक सेट है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी ए सेट लिखना है, बी सेट लिखना है। उसके बाद इनका यूनियन भी लिखना है, इनका यूनिवर्सल सेट भी लिखना है, और ए डैश बी डैश और यूनियन का भी डैश लिखना है। तो
एक एक करके लिखते हैं। ये आपने इससे पहले भी लिखा है, इसलिए उतना हार्ड नहीं है, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ए सेट को लिखेंगे। ए सेट क्या है हमारा, एक्स वाई जेड भी आ ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट्स आ गए। ओके, एक्स वाई जेड एम एन एन। एम एन एन जो कॉमन पोर्शन में है वो भी ए में आएंगे। उसी तरह से बी जो सेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी आर क्यू एंड एम एन एन। मैंने पी क्यू आर लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा बी से। अभी हमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के एलिमेंट जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी पूरे के पूरे एलिमेंट लिखेंगे। तो ए यूनियन बी कैसा सेट बन जाएगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन एन। ठीक है, आप देख लो पूरे के पूरे एलिमेंट आए हैं। अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना। ओके, यहाँ पे एम और एन रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने उनको सिर्फ एक ही बार लिखा, देख लो। उसके बाद हमें लिखना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सेट के अंदर बाहर सबके एलिमेंट आने वाले हैं। ओके, तो यू क्या हो जाएगा, सेट ए यूनियन बी के पूरे एलिमेंट्स आएंगे और साथ में एस और टी भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हमें लिखना है ए डैश। ए डैश मतलब क्या, ए वाला सेट छोड़ के सभी एलिमेंट, मतलब इसमें कॉमन पोर्शन भी चला जाएगा। कॉमन वाला पोर्शन भी नहीं लिखना है हमें, कॉमन पोर्शन छोड़ के और जो पूरा का पूरा ए सेट है उसको छोड़ के जो भी प्रेजेंट हो सेट के अंदर, सॉरी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो सब लिखना है। तो ए डैश हमारा कैसा सेट बन जाएगा, ए डैश इक्वल्स टू पी क्यू आर जो बी में है और एस और टी जो यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, अब बी डैश भी वैसे ही, हमने ए डैश को लिखते समय क्या लिखा, कॉमन पोर्शन छोड़ा और ए वाला पोर्शन छोड़ा। ओके, तो बी डैश को लिखते समय भी हम वैसे ही करेंगे, कॉमन पोर्शन छोड़ देंगे और बी वाले सेट को छोड़ देंगे। तो ए के एलिमेंट आ जाएंगे जो है एक्स वाई जेड, और साथ में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट एस और टी आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी डैश। ठीक है, ए यूनियन बी डैश मतलब ए और बी का अगर हमने यूनियन लिया, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट लिखे ना, तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट छोड़ के, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हमारा थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट में हमने क्या निकाला था, यू जो है ना हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, वो उसको देखो। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश। तो हम क्या करेंगे, जो ए यूनियन बी वाले एलिमेंट है ना उनको छोड़ के जो भी यू में प्रेजेंट होगा उनको लिखेंगे। तो हमारा ए यूनियन बी डैश हो जाएगा सेट ऑफ एस एंड टी। ठीक है, डैश मतलब वो एलिमेंट उसमें नहीं आने चाहिए, मतलब उस सेट के एलिमेंट उसमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो साथ में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।